Good morning, everybody, students. Today we have start topic Biosphere Reserve, Flora and Fauna, Adipic Species, Wildlife Sanctuary, National Park, Red Data Book, Migration, Recycling of Paper and Reforestation. ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे. हम आज इनकी स्टडी करेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से अराइज हो सकते हैं. सबसे पहले हम लेंगे जैव मंडल आरक्षण. पहले प्लीज़ वॉच हियर. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए. जैव मंडल आरक्षण क्या है, यानी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. अब देखिए, जैव मंडल आरक्षण के बारे में आपको मैं बता रही हूँ. ये जो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, एक ही जगह पे काफ़ी सारे जीव जंतुओं का पाया जाना. तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन के जो मेन एम्स जो होते हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र द्वारा बनाए गए हैं. ये है यानी जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं. और जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ आपको मालूम है. जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे और सभी जंतु और सभी सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ, ये सब आ जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत. यानी बायोडाइवर्सिटी का मीन है, इसको भी आप अंडरलाइन करके रखना कि जैव विविधता का क्या अर्थ है. व्हाट डू मीन बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और विभिन्न प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उस क्षेत्र को जैव विविधता या संस्कृति बनाए रखने में सहायक होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता. अब किसी भी जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं. अब कौन से जो अन्य संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, और बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य भी इसके अंदर आते हैं. देखिए, आपके पेज नंबर 79 पर पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना हुआ है और इसके अंदर संरक्षित क्षेत्र के लिए एक तालिका भी बनाई हुई है जिसमें लिखा है कि मेरे ज़िले में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जंतु अभयारण्य कितने हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं. ये सारणी जो है 7.1 में दे रखी है और नीचे डायग्राम दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करनी है. अब है आपके सेकंड टॉपिक फ्लोरा एंड फ्यूना. एक मिनट, फ्लोरा एंड फ्यूना को स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसका क्या मीन है. मैं इसको रिवाइज़ करा दूँ. बायोडाइवर्सिटी जो इसका जो मीन्स है बायोस्फीयर के अंदर आता है, रिजर्व के अंदर. आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द ये वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया, ये होता है. और द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू द मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी and culture of that area. A biosphere reserve may be also contain other protected area in it. तो ये कहलाएगा. और इसमें क्या दे रखा है, कुछ आपके रिजर्व कंसिस्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्क के नेम है जिसमें नाम बता रही हूँ मैं, सतपुड़ा एंड 2 ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पचमढ़ी. जो इसका डायग्राम आपको 7.1 में दिया हुआ है, ये करना है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. ये नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फ्यूनिस, मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु. अब इसके बारे में देखेंगे हम, पेड़ पौधे और जंतु क्या होते हैं. जब भी हम किसी आरक्षित क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, वहाँ के जैव मंडल को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की हरियाली और वहाँ की जो संपदा होती है उसकी प्रशंसा करते हैं. और लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं और प्राणी, इनको देख करके हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है हमें. और इसमें
बहुत से ऐसे भी जंतु होते हैं जो विशेष क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाती है। यानी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को तो हम कहते हैं वनस्पति जात। वनस्पति जात समझ गए, फ्लोरा, ये कहलाएगा वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे। और किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्यूना कहलाएंगे। ये है, यानी इसमें मतलब क्या अर्थ होगा, द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्स। प्लांट्स अगर पर्टिकुलर एरिया में हमें फाउंड होते हैं तो दिस इज़ नोन एज फ्लोरा, और अगर कोई एनिमल्स जो है ये हमें फाउंड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में तो दिस इज़ नोन एज फ्यूना। ये फ्यूना कहलाता है, FAUNA, फ्यूना, रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। अब इसमें भी देखिए आपके डायग्राम्स दे रखे हैं। ये पेज नंबर इसमें देखेंगे आप कौन सा है आपका, बता दूं मैं, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे आप डायग्राम देखिए 7.2। ए में तो वाइल्ड डॉग दिखा रखा है, बी में ये चीतल है, सी के अंदर वुल्फ है, भेड़िया, डी में लियोपार्ड है, तेंदुआ, ई के अंदर फर्न है, ये प्लांट को आएगा, और जामुन का ट्री, ये एक विशेष एरिया में ही मिलते हैं। तो ये आपका फ्लोरा और फ्यूना दोनों आ जाएंगे। और ऊपर पूरी इसमें मतलब कौन कौन से ट्रीज़ यानी कौन कौन से फ्लोरा और कौन कौन से ये फ्यूना जो है कि अक्रेंस है, ये आपका पूरा दे रखा है इसमें 7.2 के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंडेमिक स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति देखिए, यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति समझ गए। अब इसका भी यही अर्थ है कि अचानक आपको एक बहुत बड़ी विशालकाय गिलहरी दिख जाए तो आप क्या होंगे, अचंभित हो जाएंगे देख करके, उसको आश्चर्यचकित होंगे लंबी पूंछदार देख करके, और बहुत उत्सुक होंगे उसके बारे में जानने के लिए कि ये विशालकाय गिलहरी जो है ये कहाँ से आई, कौन से क्षेत्र की है और कौन सी स्पीशीज़ की है। तो पौधे और जंतु दोनों के बारे में मैं बता रही हूँ। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, व्हाट डू मीन एंडेमिक स्पीसीज़, बस आपको ये इनको डिफाइन ही करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा आपकी बुक में। एंडेमिक स्पीसीज जो होती है आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। समझ गए इसको, यानी आपके जो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जंतु जो होते हैं ये किसी एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ये किसी भी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखना। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर एल्स, कहीं और नहीं मिलेंगे। ये किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र या राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। तो इस तरह से अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और अ प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री, ये है। अब देखिए जैव मंडल में जो आरक्षित क्षेत्र हैं उसमें आपके डायग्राम में देखिए पेज नंबर 81 पर जंगली आम दिखा रखा है, वाइल्ड मैंगो, इसका वृक्ष दिखाया आपको। ये विशालकाय गिलहरी का भी डायग्राम बता रखा है इसके अंदर। तो ये तो प्लांट्स के अंदर आ जाएगा, वनस्पति जगत को बिलोंग करेगा। और गिलहरी का जो दिखा रखा है ये किसको बिलोंग करेगी, जंतु जगत को। ये दोनों के एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं। और फिर इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई है 7.6 के अंदर कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ क्षेत्र के पौधे और जंतुओं के बारे में पता लगाएं। इसके लिए तो आपको सर्वे करना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या होती है, वन्य प्राणी अभयारण्य, इसके बारे में हम जानेंगे। वन्य प्राणी अभयारण्य जो है इसमें जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ज़्यादातर इसी का जिक्र दिया हुआ है। पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में ज़्यादा बताया है। तो इसमें जो प्रोफेसर अहमद जो हैं उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिसका नाम है पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। यहाँ पे आपके वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इसको समझ गया, ये सुरक्षित रहना और संरक्षित रहना। तो ये सुरक्षित कैसे रहते हैं और संरक्षित कैसे रहते हैं, सुरक्षित और संरक्षित इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे, यानी इनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है और इनको किस तरह से रिजर्व किया जाता है फॉरेस्ट के अंदर। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है। तो इसमें ये अभयारण्य या वर्ल्ड सेंचुरी
या सेंचुरी बोलेंगे हम, ये वो स्थान होता है जहाँ प्राणी और जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना निश्चित और दंडनीय अपराध माना जाता है। ध्यान रखना, ये जो है आप इसमें मतलब आपको ये बताया गया है कि सेंचुरी जो है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर allowed to the certain activities such as grazing by then and livestock collecting medicinal plants and firewood wood etc. ये भी दे रखा है इसके अंदर, दोनों दे रखे हैं कि, और ये क्या है फिर, इट इज़ ए पिटी that even protective forests are not safe because people living in the neighborhood incurs upon them and destroy them। ये है, यानी इसमें आपको ये बताया है कि एक बहुत ही अफसोस की बात बताइए कि संरक्षित वन और जीव जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। तो ये वन्य प्राणी अभयारण्य में देखिए, कभी कभी हमें ये भी बहुत अफसोस होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, संरक्षित वन में जो जीव होते हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और कुछ बच्चे भी जो है चिड़ियाघर के अंदर जा कर के उनको हानि पहुंचाते हैं। तो अब देखिए, ये अभयारण्य जो होता है वन्य प्राणी, यानी ये उद्यान का वो क्षेत्र होता है जहाँ हम प्राणियों को संरक्षित करके रखते हैं। तो इस तरह से वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 7.8 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपने देखा होगा, कई बार सड़क के किनारे पर या बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा रहता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको जैसे जैसे लिखा हुआ होगा तो हमें ये लगेगा कि हम इसको देखें कि क्या है ये। तो ये पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त होता है। एक विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है और जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। प्लीज़ वॉच हियर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये आपका एक लाइन का क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इसको अंडरलाइन कर लेना, और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके इसमें। फिर सर्वोत्तम किस्म का टीक सागौन इस वृक्ष में मिलता है। ये एक वृक्ष का नाम है, ट्रीज का नाम है, नेशनल पार्क के अंदर मिलता है। और दीज आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर कितने 100 मतलब 100 से भी अधिक जो है नेशनल पार्क हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपके पेज नंबर 82 पर ही जो है एक ब्लॉक के अंदर पैक है कुछ लाइनें जिसमें बता रखा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो चट्टानें हैं वहाँ में चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है, मतलब आवास स्थित है शरण लेने का। तो इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रगतिहासिक प्रमाण भी हैं जिनसे हम आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी पता चलता है या लगा सकते हैं। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिली हैं और पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टानें आवास की पहचान की जा चुकी है, मतलब आवास होने की पहचान की जा चुकी है। और जंतु और मनुष्य की इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है। तो आज भी अनेक आदिवासी जो है जंगल में रहते हैं। ये एक ब्लॉक के अंदर दे रखा है पूरा जो मैंने अभी पढ़ा है आपको। अब देखिए आप नेक्स्ट, सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो ये जो है हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना इसमें लागू की है। और इस परियोजना में क्या है, हमें अपने देश के जितने भी बाघ हैं उनकी उत्तरजीविता और उनका संवर्धन करना है, यानी उनको बचाना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनको कंजर्व करना है। तो इनमें से कुछ ऐसी भी स्पीसीज़ होती हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होती जा रही हैं। तो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये सबसे अच्छा कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक मतलब अनूठा ही उदाहरण है जो कि आपके पेज नंबर 83 पे दिखाई देगा। इसमें आप देखिए वन के अंदर यहाँ पे 3
जो है एनिमल्स के डायग्राम दिए हुए हैं। एक डायग्राम्स तो इसके अंदर दे रखा है, फर्स्ट टाइगर का, दूसरा जंगली भैंसे का दे रखा है, जंगली भैंसे का है, और तीसरा जो है बारहसिंगा का है। ये 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो इनको हमें संरक्षित रखना है। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी उनकी संख्या जो है काफ़ी निर्धारित है, कम है, और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको हमें, मतलब विलुप्त होने को हम क्या बोलते हैं, ये एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी विलुप्त होने की जो सीमा पर होते हैं, संकटपन्न जंतु कहलाते हैं एनिमल्स। तो हमें उनको क्या है, प्रिजर्व करके रखना, उनका कंजर्वेशन करना है। प्रकृति में जो उनका आवास है उसमें व्यवधान ना हो और उनका अस्तित्व जो है खतरे में ना पड़े। हमें इस तरह की कड़े नियम बनाने, और इनकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, मानव गतिविधियाँ जो होती हैं, जैसे कि इनको कहीं भी चराना या इनका अवैध शिकार करना या इन्हें पकड़ना या जलावन पौधों की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्रित करना स्वीकार्य नहीं है, और मारना भी इनको स्वीकार्य नहीं है। अब आपके कुछ और जंतु आ रहे हैं इसमें, छोटे प्राणी जो भी विलुप्त होने की सीमा पर हैं, उनके मैं नाम बता रही हूँ यहाँ पे। अक्सर हम सांप यानी स्नेक, मेंढक जानते हैं आप, फ्रॉग, लिजार्ड छिपकली, चमगादड़ वेस्पर्टिलो या बैट भी बोलते हैं, और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। जैसे हमें दिखता है तो हम सांप को तो क्या करते हैं, मार देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग छिपकली, चमगादड़ या उल्लू को भी नहीं छोड़ते और निर्दयता से मार देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है परितंत्र यानी इकोसिस्टम जो है उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर हमें इसका जो है प्रभाव पड़ता है। हम सोचते भी नहीं हैं और मारकर हम स्वयं को हानि, अब हम देखिए ये जो कार्य कर रहे हैं इनको मार रहे हैं, यानी हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। आपके एटमॉस्फेयर का जो इकोसिस्टम जो है ये गड़बड़ाता है, और आकार में छोटे परंतु परितंत्र में योगदान को अनदेखा हमें नहीं करना चाहिए। और इनको इनका जो है आहार जाल यानी फूड वेब और आहार श्रृंखला यानी फूड चेन, ये भी इसके भाग होते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं, आपने प्रीवियस नॉलेज ली रखी है। ये फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं, सब एक जीव जंतु जो एक दूसरे के ऊपर आहार के ऊपर टिके हुए। तो किसी भी क्षेत्र में सभी पौधे यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अजैविक घटक, जैसे अब अजैविक घटक हम किसको बोलते हैं, नॉन बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके अजैविक घटक कहलाएंगे। तो इन सबको हमें क्या करना है, यानी इनका एक परितंत्र का निर्माण होता है। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये मतलब परितंत्र का निर्माण कैसे होता है इसका मैं आपको बता दूं। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, समझ रहे हैं आप, इकोसिस्टम कैसे बनता है, परितंत्र कैसे बनता है। ऑल द प्लांट्स जितने भी पौधे होते हैं, ऑल द एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एंड डेल्टास एक्सेट्रा। ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का। ये भी आ सकता है आपके व्हाट डू यू मीन इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाई द फॉर्मेशंस ऑफ इकोसिस्टम। तो आपका ये पैराग्राफ आएगा इसमें, पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है। अब आपका टॉपिक आता है 7.9 रेड डाटा बुक। ये देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये रेड डाटा बुक हमें क्या बताती है, यानी इसके अंदर जो संकटपन्न स्पीशीज़ जो होती हैं, आपकी कौन सी स्पीशीज़ होती हैं इसके अंदर जो काफ़ी संकटग्रस्त होती है, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं इनको रखा जाता है इसमें। पौधे और जंतु ये स्पीशीज़ आती हैं, इसकी अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। और ये पुस्तक जो इसकी जानकारी आप कंप्यूटर पे ले सकते हैं, इसमें साइट बता रखी है पूरी, तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब नेक्स्ट है माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास। अब देखिए आप किशनगढ़ के वासी हैं, आपके किशनगढ़ में कौन सा तालाब है, गुण तालाब। वहाँ जाएंगे आप देखेंगे अभी इस टाइम विंटर सीजन में आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे। ऐसे अगर आप अजमेर का भ्रमण करेंगे, अजमेर के लिए निकलेंगे, तो आपको अना सागर में भी विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाई देंगे एट मॉर्निंग। आप उनकी किलकारियाँ देखेंगे तो ये मालूम है न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये इनका मतलब एक तरह से ये किसके लिए आते हैं, भ्रमण करते हैं एक तरह से, मतलब बाहर के पक्षी होते हैं ये,
और कुछ समय के लिए अपना आराम करने के लिए संरक्षित क्षेत्र पर आ जाते हैं ये, और अपना प्रजनन करके वापस चले जाते हैं। ये इनका माइग्रेशन कहलाता है। ये मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ, इसके ऊपर फाइल भी बनती है 12th क्लास के अंदर, बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, और लिविंग फाइल बनती है कि विंटर सीजन में एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्ट ऑफ जनवरी के अंदर ये जो है बर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे अपने अजमेर में बर्ड्स का बायोडाइवर्सिटी का सेंटर बन गया है, केंद्र बन गया है अन्ना सागर। और ऐसे आपके कुछ जो है किशनगढ़ के गुण तालाब में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपका क्या कह रहा है सिलेबस में। देखिए, भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करते हैं इसके अंदर, तो तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ आराम करते हैं। तवा जो है एक क्षेत्र का नाम है, आपने नाम सुना है, तवा डैम भोपाल के पास में है, इटारसी के आसपास में है ये जगह, वो जगह कहलाती है। वहाँ पर भी बहुत से पक्षी आते हैं और संसार के अन्य भागों से ये उड़ कर के आते हैं, जैसे कि अजमेर के अंदर अन्ना सागर में आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण ये प्रवासी पक्षी जो हैं वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ कर के आते हैं और फिर अपने यहाँ पे अंडे देने के लिए आते हैं, और मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण यह उस स्थान पर जीवन यापन हेतु ये अनुकूलित नहीं होते, इनमें एडेप्टेशंस नहीं होता है। तो ऐसे पक्षी फिर उड़ कर के वापस लंबी यात्रा करते हैं। तो ऐसे पक्षी क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आते हैं अनदर लैंड से, आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ये है। अब है कागज़ का पुनः चक्रण, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। अब ये क्या होता है, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर के बारे में आपको मैं बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं ये पेपर जो है, कागज़ जो है किससे बनता है, आपको सबको मालूम है। कैन यू से एनीबडी, कोई स्टूडेंट बताएगा कागज़ किससे बनता है। कागज़ जो है वृक्षों से बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और हम वृक्ष का क्या कर रहे हैं, वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, तो इफेक्ट पड़ेगा ना इसके ऊपर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि कागज़ का जो है चक्रण भी किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है हम वापस कर सकते हैं अगर पेड़ पौधों के पार्ट्स को हम संभाल के रखें, और वर्ष में अनेक वृक्ष को हम बचा भी सकते हैं इससे। और इसको बचाएंगे तो हम क्या होगा, हम कागज़ की जो मतलब ये जो पुनः चक्रण जो है इसको अधिक मात्रा में कर पाएंगे और वृक्षों को बचाएंगे। कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा का भी बचत कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस तरह से ये जो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का बता रखा है आपकी बुक के अंदर कि किस तरह से हम ट्रीज़ को सेव करेंगे, और एनर्जी एंड वाटर को जो कि नीडेड होती है, किसके अंदर नीडेड होती है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। तो मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। क्लियर। एंड वी हैव टेक लास्ट टॉपिक रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन उसे कहते हैं वापस वनों को लगाना, यानी वृक्ष लगाना। एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे आपके जो प्रोफेसर अहमद जो हैं, इन्होंने आपको एक सुझाव दिया है, एक सजेशन करा है इन्होंने कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वन रोपण है। यानी डिफॉरेस्टेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने के साथ साथ आपको रीफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। यानी वन को काटने के साथ साथ वन लगाने भी चाहिए। पहली बात तो वन काटना ही नहीं चाहिए, ये जो डिफॉरेस्टेशन है गलत प्रोसेस है। रिफॉरेस्टेशन आप करेंगे तो वर्षा अधिक होगी, यानी इसके बहुत इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, रिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वनोन्मूलित जो क्षेत्र होते हैं ये काफ़ी अधिक पुनर्स्थापित हो जाते हैं, और इसमें फिर मानव गतिविधियों का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मानव गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। यानी इनको नष्ट नहीं करना है हमें वनों को, और हमें अगली पीढ़ी के लिए भी अपनी हरी संपदा को बनाए रखना है। जो ग्रीनिश जो है हमारी, जो ग्रीनिश प्रॉपर्टी है, पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, हमारी ग्रीन प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो इस ग्रीनिश प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है, और अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। तो ये है आपका लास्ट टॉपिक कि किस तरह से हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी दोबारा वनों को लगाना। क्लियर। थैंक यू।